हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स से गीता। तो आज हम बात करेंगे DSSB TGT वैकेंसी जो 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है उसका हम ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि कला में जो भी स्टूडेंट है बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि उनके लिए कि जो प्राविधिक वाले जो है स्टूडेंट वो फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर बीएड भी उनको चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या फिर उनका सीटेट भी इस एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और जो भी इसका सिलेबस है, जो इसका सिलेबस रहा है पहले भी और आज भी जो सिलेबस होगा वो उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर बताएंगे कि जनरल पेपर में जो होना चाहिए, एग्ज़ाम पेपर में कितने मार्क्स का पेपर होना चाहिए, और साथ में ये भी बताएंगे कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी क्या रहेगा। बाकी इससे पहले मैंने आपको पूरा बता दिया है कि कब फॉर्म फिल होगा और कितनी वैकेंसी आई है, क्या क्या इसका एज है वो भी क्या है, और साथ साथ में यहाँ पर भी बता देंगे कि जो आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए जितनी भी कन्फ्यूज़न है, मैंने सारे स्टूडेंट के मैसेज देख लिए हैं सारे स्टूडेंट्स के, तो उसको हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो कला वालों के लिए जो सिलेबस है उनका क्या है, वो पहले सिलेबस देखते हैं। तो पहले हम सिलेबस बता देते हैं। ये है सिलेबस। देखो बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहेगा, पहले तो आपको ये बता देते हैं कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल जो है, जो इसका क्वालिफ़िकेशन है वो अभी नहीं आया है कि क्या जो है वो क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। लेकिन जो आपका 2020 में जो आया था उसका वो आपको बता देते हैं कि इसकी जो पहले क्या थी, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी, तो उसी बेस पर ही होगा। तो मुश्किल से ही चेंज होगा, वैसे इतनी जल्दी कोई चेंज होता नहीं है। जो भी चेंज होगा तो आपको तुरंत अपडेट करा जाएगा, तो उसके बारे में आपको पहले बता देते हैं। इसमें जो ज़रूरत होगी, जो सबसे पहले इसका क्या है कि यहाँ पर आपको बता देते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 ईयर डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो ये आप लोग को दिखा है कि यानी कि जो 5 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपका ड्राइंग में होना चाहिए, या फिर किसी पेंटिंग में होना चाहिए, या फिर स्कल्पचर, या फिर ग्राफिक आर्ट, ये होना चाहिए। वो भी किसी ऐसी नहीं कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, या किसी मतलब कोई भी मान्यता प्राप्त किसी संस्था, या फिर कोई भी विश्वविद्यालय से, या फिर कोई भी सरकारी स्कूल से, आपका जो कॉलेज होते हैं उससे होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जो है एडिड कॉलेज भी होते हैं और जो है गवर्नमेंट भी होते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट भी होती हैं जो मान्यता प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर ये डिप्लोमा उनके लिए मान्य होगा 5 साल का। दूसरा यहाँ पर है वो लोग कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं, मास्टर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया है यानी कि जो है आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग में एमए होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ग्रेजुएशन तो उन्होंने अदर सब्जेक्ट से करा होता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग एमए फिर कर लेते हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग से, तो वो लोग भी फॉर्म फिल फॉर्म फिल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, या फिर जो है आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, या फिर आपका बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, यानी कि जो है आपकी बैचलर डिग्री, यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में होना चाहिए। और दूसरा है कि यहाँ पर या फिर आपका बीएफए होना चाहिए, या फिर किसी फाइन आर्ट जो है फाइन आर्ट से होना चाहिए, या फिर आपका बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग से होना चाहिए। वो भी सेम है यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर, या फिर आपका कि कोई आपका 2 इयर्स जो है फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग या फिर फाइन आर्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, बिल्कुल सेम वही है। बस ये है कि यहाँ पर आपका ये 2 चीज़ आपको बता दी है कि आपका या फिर कोई डिप्लोमा होना चाहिए, 5 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें हुआ है एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग में होना चाहिए, या फिर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए जो आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग में है, या फिर आपका फाइन आर्ट बीएफए होना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि यहाँ पे जो प्राविधिक कला वाले हैं स्टूडेंट, तो वो लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो टीजीटी की वैकेंसी आई है उसमें ग्रेजुएशन में इन्होंने मांगा है, या फिर आपका एमए में होना चाहिए, या फिर आपका पीजी में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ रही आपके यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का अब मन में रहता है कि इसकी एज लिमिट क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि तैयारी करते करते उनकी एज लिमिट
ज़्यादा हो चुकी है, तो वो लोग फॉर्म फिल करने के लिए नहीं होते हैं। तो यहाँ पर पहले हम बता देते हैं इसकी आर्ट वालों के लिए जो एज लिमिट है वो कितनी है। तो पहले हम इसके बारे में भी बात करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि बीएड की ज़रूरत होगी। देखो अभी तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो बीएड का यहाँ पर अभी तो नहीं दिया है, ठीक है। तो हो सकता है कि बीएड का ना ही दे, बाकी यही आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन रहेगी। दूसरी चीज़ आपको बता देते हैं कि यहाँ पर सीटेट की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सीटेट और बीएड की आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आपका एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग से होना चाहिए या फिर आपका बीएफए होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बता दिया है, फिर से अगेन रिपीट कर दे रही हूँ कि आपका या फिर आपका बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग से होना चाहिए, ठीक है। किसे बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग से होना चाहिए या फिर आपका बीएफए होना चाहिए या फिर आपका मास्टर डिग्री यानी कि जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो एमए है, वो आपका किस में होना चाहिए, ड्राइंग एंड पेंटिंग में होना चाहिए। बस इतना आपको यहाँ पर मांगा है। बाकी अन्यथा आपको यहाँ पर 5 ईयर कोई डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, कोई किसी में भी जो आपका ड्राइंग से रिलेटेड हो। बस यहाँ पर ये सब चीज़ें मांगी हैं, ठीक है। तो वही चीज़ एलिजिबल है। बाकी जो है आपको जो पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर एज लिमिट के बारे में कि इसकी एज लिमिट क्या है। उसको भी लेकर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो उसको भी बता देते हैं। ये है यहाँ पर एज लिमिट। तो एज लिमिट में यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि ये ड्राइंग वालों का ही है, ठीक है। ये ड्राइंग वालों का ही है। फाइन आर्ट प्लस 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा, ठीक है। तो यहाँ पर वही उसी का ही ये नीचे वाला पार्ट है। तो बता देती हूँ कि यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, यानी कि जो है आपकी एज जो है 30 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि 30 ईयर आपकी डेट होनी चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा आपकी मतलब जो है एज नहीं होनी चाहिए। या फिर आपको ये भी बता देते हैं कि सबको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल पैरा 6। तो पैरा 6 भी आप लोग को दिखा देते हैं कि इसमें जो पैरा 6 जो दिया है वो कौन सा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको भी देख लेते हैं। ये है यहाँ पर पैरा 6, इसी पर एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो SC ST वाले होंगे उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि 30 एज पूछी है तो 30 एज पूछी है प्लस आप 5 इसमें इंक्लूड कर दो, तो यानी कि जो है इसका 35, यानी कि 35 ईयर के जो SC ST कैटेगरी में आते हैं तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम दूसरी चीज़ यहाँ पर बात करते हैं कि जो है OBC में ये भी आपको बता देते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जैसे कि कोई यूपी से होता है और जो सिर्फ ये जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों को ही मिलेगा। जो दिल्ली के लोग हैं यहाँ पर सिर्फ OBC वालों को उनको ही मिलेगा। बाकी जितने भी हैं वो OBC वाले सब जो यूपी के हैं वो सब आप जनरल में आ जाएंगे। जो दिल्ली वाले हैं वो उनको ही रिलैक्सेशन ये मिलेगा 3 ईयर का, ठीक है। तो ये रही एज। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किन किन को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिला है, तो ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। और हो भी सकता है कि यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट्स उनको भी एज रिलैक्सेशन मिले। अभी इसका पूरा जो है नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल, जो इसका बताएंगे, तो उसके बारे में पूरा आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। तो अभी ये जो पहले का है वो है, तो देखते हैं कि यहाँ पर इसमें जो एज रखी गई है वो कितनी रखी गई है। बाकी जो एज रहेगी यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया है कि वो कितनी एज रहेगी, कितनी नहीं रहेगी। अब तो हो गई हमारी यहाँ पर एज की बात। अब हम यहाँ पर क्या बात करेंगे कि जो पेपर है इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा। अब टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि इसका जो है पेपर, वैसे तो मैंने आपको इससे पहले वीडियो जो बनाई थी उसमें पूरा बता दिया था, तो पहले हम आपको बता देते हैं इसमें जो टोटल मार्क्स जो होंगे वो कितना होगा, 200 का होगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन से 1 मार्क्स मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं कि जो
पहला ये तो आपका पोस्ट कोड है, इससे कोई मतलब नहीं है आप लोगों का। बाकी ये पोस्ट कोड है कि मतलब जो 87 से लेकर यहाँ पर जो 93 है ये पोस्ट कोड है। बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं जो टाइम ड्यूरेशन होगा इसका एग्ज़ाम देने का वो 2 घंटे का होगा। यानी कि 2 घंटे में आपका टाइम जो है बहुत कम टाइम मिलता है, जिसमें से आपको 5 सेक्शन करने होते हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे रीजनिंग देखेंगे, जनरल अवेयरनेस देखेंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। कि पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि 2 घंटा टाइम होगा, बाकी जो इसका क्वेश्चन होगा पूरी 200 होंगे, और जिसमें से आपके जो हैं पूरे सब्जेक्ट के जो हैं 200। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पर ये चीज़। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि 200 क्वेश्चन वो सॉरी जो 200 हैं वो आपके होंगे 20-20 नंबर के ये होंगे, तो इसको बारे में बता देते हैं। बाकी 200 क्वेश्चन होंगे जिसमें 200 मार्क्स होंगे। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं कि देखो पहले यहाँ पर दिया है कि सेक्शन ए पहले, क्योंकि इसमें जो 2 पार्ट होते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम का जो पेपर रहेगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड यानी कि जो है आप पेपर ऑनलाइन देंगे। ठीक है, तो ये जो है कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। तो बाकी जो है MCQ ऑफ 1 मार्क ईच एज पर एक्साइटिंग एग्जामिनेशन स्कीम। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सब्जेक्ट का क्या है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर तो वो है यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जनरल अवेयरनेस। दूसरा है यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस। जनरल अवेयरनेस में ये जो है आप लोगों का आ जाएगा कि GK GS आ जाएगा इसमें। और दूसरा है यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। ये इसमें आप लोगों की जितनी भी रीजनिंग है वो आ जाएगी। अर्थमेटिकल में आपका मैथमेटिक्स है एंड न्यूमेरिकल एंड एबिलिटी, ये सेम है वही आपका ये चीज़ है। बाकी यहाँ पर जो 4 नंबर का है वो है आपका टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो ये चीज़ रही। बाकी आप लोगों का जो 5 पॉइंट हैं ये सब आएगा। बाकी आपका इंग्लिश भी आएगा, एक 5 नंबर का ये है, ये आपके 2020 पूरे मार्क्स रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो है यहाँ पर आपको बता दिया है कि जो रीजनिंग होगा वो रीजनिंग होगी वो आपका 20 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस जो है आपका जनरल अवेयरनेस ये भी 20 मार्क्स का होगा। अर्थमेटिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स जो है वो आपकी मैथमेटिक्स के जो होंगे 20 मार्क्स का होगा। फिर है आपका जनरल इंग्लिश का भी आपका 20 मार्क्स का होगा। बाकी जनरल हिंदी है ये भी 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये जो आप लोग का यहाँ पर दिया है कि टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये आपके जो रहेंगे ये 5 पॉइंट आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो यानी कि ये कितने हो गए पूरे 20 मार्क्स, यानी कि जो 5 पार्ट हैं तो ये पूरे हो गए टोटल 100 मार्क्स का हो गया। तो जनरल पेपर के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है आपको कम से कम 40 मार्क्स लेकर आने हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों को मिलाकर 40 मार्क्स लेकर आने हैं, इसमें 40 मार्क्स आपको लेकर ही आने हैं, तभी आप लोग यहाँ पर जो एग्ज़ाम पास कर पाएंगे, नहीं तो आप लोग नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम पास। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर हम दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं कि जो इसका सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में पहले देखते हैं कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि सेक्शन बी जो है यहाँ पर MCQ ऑफ जो है यहाँ पर 1 मिनट, ये जो है MCQ यहाँ पर 1 मार्क। ठीक है, ईच फ्रॉम सब्जेक्ट कंसर्न्ड इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मैथोलॉजी एंड BEd। यानी कि जो आपका पेपर होगा यानी कि जो है 90 मार्क्स का जो आपका पूरा टोटल सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, यानी कि जो पूरा सब्जेक्टिव होगा, जो आपका 10 मार्क्स का बचा, ठीक है, जो 10 मार्क्स बचे हैं वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से होगा, या फिर जैसे कि आप लोगों ने BEd तो करा ही होगा और ये जो है CTET किया होगा बहुत सारे स्टूडेंट ने, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यही चीज़ पूछ लिया जाता है। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछ लिया, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पूछ लिया, यही सब यहाँ पर 10 नंबर के क्वेश्चन ये आएंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट प्लस मतलब 90 प्लस आपका सब्जेक्ट होगा, बाकी यहाँ पर 10 ये
आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे आपके मार्क्स। ठीक है, तो ये तो रही आपकी यहाँ पर मार्क्स का बता दिया है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। ये मत सोचिए कि पूरा 100 मार्क्स का है वो सिर्फ 8 से ही आएगा, 10 मार्क्स भी आपको दिया होगा। बाकी रही बात यहाँ पर एग्ज़ाम की, कि एक बार मैं आप लोग को DSSB का एग्ज़ाम भी दिखा दूँगी कि जो फाइन आर्ट में एग्ज़ाम बनता है तो वो कैसे बनता है। ठीक है, इवन जनरल पेपर का भी आपको बता दूँगी कि जनरल पेपर कैसा रहता है, और जो है वो आपका जो सब्जेक्ट जो रहता है वो कैसा रहता है। ठीक है, उसी बेस्ड पर ही आपका एग्ज़ाम होगा। दोनों ही आपको पेपर इसमें बारे में बता दूंगी, तो आप लोग को ये भी कन्फ्यूज़न बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। और ये भी याद रख लेना कि यहाँ पर जो 100 मार्क्स है ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 90, और ये 10 मार्क्स जो आपका टीचिंग मैथोलॉजी एंड बीएड से रिलेटेड जो होगा क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग। ठीक है, तो ये दोनों ही रहेंगे। इसलिए बात, क्योंकि बहुत सारे जो है वो ये चीज़ नहीं बताते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचें कि सिर्फ जो आपका जो 90 है तो सिर्फ मतलब 100 मार्क्स का है तो सिर्फ 100 मार्क्स सिर्फ सब्जेक्ट से ही आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। MCQ ऑफ 1 मार्क जो है, 1 मिनट, जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि MCQ यहाँ पर 1 मार्क्स जो है ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मैथोलॉजी एंड पीएड। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि जो 10 मार्क्स का है वो आपका आएगा ही आएगा, इसलिए 10 मार्क्स को भी इसके अच्छी सी तैयारी कर लीजिएगा। बाकी आप लोग बिहार वाला पेपर तो तैयार कर ही रहे होंगे, तो उसमें भी मांगा है ये चीज़, तो उसके भी है कम से कम 30 मार्क्स हैं, तो आप लोग का तैयार उसी बेस पर ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो अब हम बता देते हैं कि जो ये पेपर होगा वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 1/4 रहेगा, यानी कि जो है आपका 0.25 मार्क्स कट होगा इसमें। यानी कि जो है आपका एक क्वेश्चन आप जो सही भी करेंगे उसमें से आपका एक क्वेश्चन में 0.25 आपका मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो एक नंबर है उसमें से 1/4 आपका कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो नेक्स्ट है पॉइंट, ये जो है जनरल, ये वाला भी इसको पहले भी बता दिया है कि आपका 40% होना चाहिए। बाकी SC ST कैटेगरी के लिए 35 होना चाहिए। बाकी SC ST के लिए यहाँ पर जो है मतलब OBC के लिए, OBC के लिए यहाँ पर 35 है। बाकी यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये चीज़ बाकी यही चीज़ है, ये जो आपको पूरा आप लोग का यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो दूसरी चीज़ की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है यहाँ पर, कौन सा, ड्राइंग एंड पेंटिंग सिलेबस। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है बहुत सारे स्टूडेंट को कि आखिर DSSB का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा और इसमें क्या क्या सिलेबस है, ये भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप बहुत सारे स्टूडेंट ने EMRS का भी एग्ज़ाम दिया होगा, EMRS का भी दिया होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट ने KVS का भी दिया होगा एग्ज़ाम, क्योंकि इसी 2023 में एग्ज़ाम हुए थे ये दोनों ही। तो वही पैटर्न है, बिल्कुल जो सेम वही रहेगा। ठीक है, तो जो है आपका DSSB का जो पेपर है सेम उसी पैटर्न पर आपका आधारित रहेगा। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। अब इसमें क्या क्या आएगा वो आपको बताते हैं। आर्ट ऑफ इंडस वैली, यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता जितना भी है सैंधव कालीन, वो पूरा पूछा जाएगा। यहाँ पर टाइम पीरियड भी दिया है कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो जो है आपका 2500 BC से लेकर आपका 1500 BC है, ये पूरा है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, पीरियड एंड लोकेशन पढ़ना है, बाकी जो है इनका स्कल्पचर जो है वो सब पढ़ना है, बाकी इसके केंद्र है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सब आपको पूरा पढ़ना है। बाकी जो है आप लोग बिल्कुल भी निश्चित रहिएगा, आप लोग की पूरी प्रिपरेशन यहाँ से कराई जाएगी। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अगर नहीं भी जुड़ा है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ सके और इसका लाभ उठा सके। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम दूसरी चीज़ बात करते हैं, स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्कल्पचर एंड टेराकोटास।
इतिहास। तो पहले तो हम बात करते हैं कि इसकी जो है वही है सिंधु घाटी सभ्यता में, कि यहाँ पर जितने भी हैं स्कल्पचर हैं और जितनी भी टेराकोटा में बनी हुई चीज़ें हैं वो आपका यहाँ से पूछा जाएगा। ये सब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा संग्रहालय में कहाँ पर संग्रहित है, साइज़ क्या है, कुछ भी पूछ सकता है, इसका कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ रही, ये आपका ऑफिशियल है सिलेबस, यही सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर स्टडी ऑफ फॉलोइंग, ये है यहाँ पर सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया था कि स्टडी ऑफ फॉलोइंग बुल, ये सब है, सील याद करना है, स्टडी ऑफ यहाँ पे फॉलोइंग है। आपको सीधे सीधे हिंदी में भी बता देते हैं कि बुद्धिस्ट एंड जैन हिंदूज़, ये सब मैंने आपको करवाया है यहाँ पे 3rd सेंचुरी BC से लेकर 8th सेंचुरी AD। ठीक है, ये सब आपको तैयार करना है। जो है आपका शुंग है, मौर्य है, ये सब आप लोग पढ़ेंगे कि कौन से काल का कौन सा है, ये सब आएगा। शुंग काल, मौर्य काल, कुषाण काल, ये सब आप लोग जितनी भी शैलियाँ हैं वो सब यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है, यहाँ पे लाइन कैपिटल है, जितने भी स्तूप हैं और ये सब यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ है, यहाँ पे पॉलिश्ड स्टोन कौन से धातु से बना है, और ये है यहाँ पे टाइम पीरियड भी दे रखा है कि कौन से टाइम पीरियड का है। बाकी है यहाँ पे चौरी बैरियर जो है फ्रॉम दीदारगंज, मौर्यकालीन पीरियड का है। बाकी यहाँ मौर्य पीरियड का, बाकी आप लोग देख सकते हैं बोधिसत्व हैड फ्रॉम तक्षशिला। बाकी ये सब मैंने करवाया है। सीटेड बुद्धा एंड मथुरा सीटेड बुद्धा, ये सब यहाँ पर है। कलेक्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। सारनाथ म्यूजियम है, जैन तीर्थंकर, ये सब आपको एक एक चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया है। ऐसा कोई भी यहाँ से पूरा सिलेबस नहीं है कि एक भी पॉइंट मैंने आपको ना पढ़ाया हो। अगर रही बात रिवीजन करने की, तो आप लोग का पक्का रिवीजन कराएंगे, बहुत अच्छा ही रिवीजन कराएंगे कि ताकि आप लोग को किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अजंता की बात करते हैं, तो सेम अजंता है यहाँ पर। ये चीज़ देख लेते हैं कि लोकेशन है यहाँ पर जो है क्या है, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ केव्स हैं वो सब है, चैत्य विहार, ये सब आपको पढ़ना है। वही सेम है यहाँ पर, इसके बारे में बता दिया है कि यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। बाकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे DSSB में टाइम पीरियड को लेकर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ज़्यादातर मौर्य, कुषाण काल और गुप्त काल, इन सब के बारे में अधिकतर पूछ लिया जाता है। बाकी यहाँ पर हम बात करते हैं जो तीसरा है यूनिट 3 में टेम्पल स्कल्पचर है। टेम्पल स्कल्पचर है, ब्रॉन्ज, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, ये सब आएगा। मंदिर स्थापत्य जितना भी है वो सब पूरा आएगा। मूर्तियां हैं, ये सब आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को अगर इंग्लिश में भी देखो, आप लोग को तो ये सब मिल जाएगा, पूरा इंग्लिश में है वो आपको पूरा मिल जाएगा। पूरा सिलेबस क्या क्या है आप लोग को बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने हिंदी में ही करा है। बाकी इसको सिलेबस आप जो स्टूडेंट इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो है हिंदी में आप लोग को उसके बारे में भी डिस्कशन कर देते हो। इसको यहाँ पर हिंदी में भी इसको सेम इसी को ही सिलेबस को यहाँ पे कन्वर्ट किया है हिंदी में। तो हिंदी में आपको बता देते हैं पूरा कि क्या क्या है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है जो TGT कला का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे यूनिट 1 लिखा था, तो सेम ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि हिंदी में आप लोग को जल्दी से बता देंगे और आपको जल्दी से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट हैं हिंदी में ही पढ़े हैं तो हिंदी में बता देते हैं। तो यहाँ पर जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व है, यहाँ पर परिचय पढ़ेंगे, अवधि स्थान पढ़ेंगे, विस्तार पढ़ेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान, बाकी ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से केंद्र हैं वो पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं वो पढ़ेंगे, टेराकोटा वही सब है यहाँ पर। मतलब ये कह सकते हैं कि सैंधव कालीन आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हटा देते हैं यहाँ से। सेम वही मूर्तियां हैं, तो मूर्तियां आपको पढ़नी है। मिट्टी के बर्तन हैं, उनकी सजावट कैसी हुई है वो सब पढ़ना है। बाकी चित्रित मिट्टी के बर्तन हैं, यहाँ पे जार, मोहनजोदड़ो कौन से संग्रहालय में है ये चीज़ देखना है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें खंड 2 की बात करते हैं, तो खंड 2 में बात करते हैं कि बौद्ध जैन, ये एक मिनट इसको और भी बड़ा कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं ये टॉपिक।
अब अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो बौद्ध, जैन, हिंदू कला, ये सब आपको पढ़ना है। बाकी वो भी कहाँ से, टाइम पीरियड भी बता दिया है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 8वीं शताब्दी ईस्वी, ये पूरा यहाँ तक आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो बौद्ध, जैन, हिंदू कला, ये सब आपको पढ़ाया है। एक एक टॉपिक लेके चलेंगे, अच्छी सी प्रिपरेशन कराएंगे कि आप लोग का जितना भी सिलेबस है यूनिट 1 यूनिट 2 से आप लोग का पूरा कंप्लीट सिलेबस करा देंगे 2-3 महीने के अंदर। ऐसा नहीं है कि 2 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा, ऐसा ही भी नहीं है। कम से कम एटलीस्ट 3 महीने का तो टाइम दिया ही दिया जाता है फॉर्म फिल करने के बाद। ठीक है, तो देखते हैं इसका एग्ज़ाम भी कब होता है। बाकी यहाँ पर अभी तो कोई एग्ज़ाम की डेट नहीं दी है। बाकी 3री शताब्दी से यहाँ पे कला का सामान्य परिचय है, मौर्य, शुंग, कुषाण है, यही यहाँ पर आपको हिंट में दे दिया गया है कि ये सब आप लोग को पढ़ना है। जैसे कि सारनाथ से लायन कैपिटल है, मौर्य काल है, बलुआ पत्थर है, कौन से पत्थर से बना है, कौन सी शताब्दी का है, ये सब आपको पढ़ना है। बाकी दीदारगंज मौर्यकालीन है, इसमें क्या क्या रहेगा ये भी आप लोग को पढ़ना है कि 3री शताब्दी का है। बाकी ये कौन से संग्रहालय में है, ये सिर्फ हिंट के लिए यहाँ पर दे दिया है, मतलब ये टॉपिक जो दे दिए हैं वो आपको पूरा ही पढ़ना है, कुछ भी पूछ सकते हैं। बाकी तक्षशिला, गांधार, जितना भी गांधार काल का जितनी भी कला है वो सब पढ़नी है कि पत्थर से बनी जो बोधिसत्व है वो भी पढ़ना है कि यहाँ पर कौन सी शताब्दी का है, ये सब आपको तैयार करना है। बाकी बैठे हुए बुद्ध हो गए, खड़े हुए बुद्ध हो गए, कौन से कहाँ से मिला है, कटराटीला से मिला है कि कहाँ से, गुप्त काल का है कि मौर्य काल का है, ये सब आपको पढ़ना है कि कुषाण का है, मथुरा का है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो है जैन तीर्थंकर गुप्त काल का, यही चीज़ है, संग्रहालय, यही सब याद करना है। अब हम देखते हैं यूनिट 3 का, जो देखते हैं अजंता। अजंता का परिचय में आप लोग को बताया है कि यहाँ पे काल भी पूछा जाएगा, स्थान पूछा जाएगा, गुफाओं की संख्या हो गई, चैत्य और विहार के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा चित्रकला, मूर्तिकला, विषय, तकनीक, ये सब आपको पढ़ना है। मतलब ओवरऑल आपको पूरा अजंता पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है कि निम्नलिखित का अध्ययन करें, चित्रकला, मूर्तिकला, पद्मपाणि बोधिसत्व, सेम वही चीज़ है कि कौन सी शताब्दी का है, कौन से यहाँ पर है, कौन से वो कौन से पत्थर से बनी है। बाकी यहाँ पर है मंदिरों को मूर्तिकला का कांस्य और भारतीय। ये अब देखते हैं यूनिट 3 का। तो यूनिट 3 में देखते हैं कि मंदिरों और मूर्तिकला, यहाँ पर आप लोग को ये पॉइंट दिख रहा होगा, ये वाला यूनिट 3 वाला। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मंदिरों की मूर्तिकला, कांस्य, भारतीय और इस्लाम की वास्तुकला। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट है भारतीय मंदिरों के कलात्मक पहलू। ठीक है, ये है यहाँ पर मंदिर के बारे में पढ़ना है कि यहाँ पे 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक मंदिर। ऐसे नहीं कि जो नए नए मंदिर बन रहे हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो टाइम पीरियड दिया रखा है कि 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी का। आपको 20वीं शताब्दी से पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, 19वीं शताब्दी का कोई पढ़ने से नहीं है। ज़्यादातर तो आती हैं तो यहाँ पर ज़्यादा ही पूछी जाती हैं, तो 15, 16, 17, 18 बस इतना ही पूछा जाता है। 17 तक ही, ज़्यादा 17, 18 तक ही पूछा जाता है। बाकी यहाँ पर मंदिर की मूर्तिकला का परिचय ये तो बता ही दिया है कहाँ से कब तक। बाकी यहाँ पर जो नेक्स्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गंगा का अवतरण है, ये भी पढ़ना है। कैलाश पर्वत को हिलाते रावण है, त्रिमूर्ति, ये भी टाइम पीरियड यहाँ पर दे रखा है। लक्ष्मी नारायण झांझ बजाने वाली जो सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर आप लोगों ने पढ़ा होगा। मदर एंड चाइल्ड है, यहाँ पर कौन कौन सा क्या क्या है ये सब आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो ये रहे 13वीं शताब्दी का। अब हम बात करते हैं कांस्य का। तो कांस्य का यहाँ पर क्या है, यानी कि आपके जो सब्जेक्ट में रही इंडियन से, तो इंडियन में आप लोगों ने अभी तक क्या देखा कि इंडियन में देखा कि आप लोगों ने कि एक तो आपका सैंधव सभ्यता था और जो है मूर्तिकला थी, यानी कि जो मतलब निष्कर्ष निकल के आता है कि जो है आपका अभी क्या नहीं पूछा गया है, प्रागैतिहासिक काल नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक जो है, प्रागैतिहासिक काल आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस करा होगा। ठीक है, बाकी आपको पूरा यही सिलेबस है यहाँ पर। और दूसरा देखते हैं कि भारतीय कांस्य परिचय, बाकी ढलाई की विधि है, दक्षिण भारतीय कांस्य का अध्ययन है। मतलब ये सीधी सीधी बात कह रहा है कि मूर्ति कला भी पूछी जाएगी आपके एग्ज़ाम में कि मूर्ति कला कौन कौन सी हैं, कौन सी चोल कालीन की है, नटराज प्रतिमा, ये यहाँ पर ढलाई विधि, ठोस है, खोखला है, ये सब पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पर देवी उमा, ये सब मूर्ति, इसके बारे में पूछा जाएगा। मतलब ये समझ लीजिएगा कि एनसीईआरटी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एनसीईआरटी का तो एकदम अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर
जो चोल काल का है 12वीं शताब्दी यहाँ पर दिया है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला ये आपको देखनी है। बाकी इसका परिचय है। निम्नलिखित वास्तुकला कुतुब मीनार, दिल्ली, ताजमहल, बीजापुर, ये सब आपको पढ़ना है। ये भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। बाकी हम बात करते हैं खंड 4 की बात करते हैं, यानी यूनिट 4। तो यूनिट 4 में जितनी भी मिनिएचर पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग का यानी कि लघु चित्रण कह दिया है, तो यहाँ पर सिर्फ मतलब ये दे दिया है राजस्थानी पहाड़ी स्कूल। मतलब ये समझिएगा कि आपको पाल शैली से लेकर पूरा कंपनी शैली तक आपको करना ही करना है। ठीक है, तो पाल शैली से कंपनी शैली तक तैयार करिएगा। पाल शैली हो गया, मुगल शैली हो गया, तो ये जो है पाल शैली, मुगल शैली, मतलब पाल, अपभ्रंश, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, कंपनी, ये सब आपको तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये 16वीं से 19वीं शताब्दी तक जितना भी टाइम पीरियड तक चला है वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये है लघु चित्र में। मिनिएचर पेंटिंग में ओवरऑल आपका सब आ जाएगा। बाकी यहाँ पर दे रखा है कि एग्जाम्पल के लिए कि पाल, राजस्थानी, मुगल, मध्य भारत, दक्कनी, हाँ दक्षिणी शैली भी है, दक्खनी शैली भी, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो दक्खनी शैली, पहाड़ी, ये सब आप लोग को बता दिया है। बाकी राजस्थानी में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा यहाँ पर दे रखा है। उत्पत्ति और विकास है, शैली मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर शैली, किशनगढ़, जयपुर, राजस्थानी और पहाड़ी शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। निम्नलिखित चित्र जो है राजस्थानी चित्रों का अध्ययन भी है इसमें। ठीक है, तो चित्र भी आपको पढ़ने हैं। बाकी यहाँ पर जो है शीर्षक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दे दिए हैं कि मारू रागनी, साहबदीन, मेवाड़ जो है, यहाँ पे राजा नृदय सिंह, हीरा, उत्कल रामपुर, ये सब चौगान खेलते हुए, दाना जोधपुर से है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर हो गया। बाकी कृष्ण झूले पर नूरुद्दीन ने बनाया है, बीकानेर का है। बाकी राधा, ये सब आप लोग को पढ़ा ही रखा है, आप लोग को पता भी होगा कि कौन कौन से कहाँ से है। अब हम देखते हैं पहाड़ी शैली का। पहाड़ी शैली का है उत्पत्ति और विकास। तो शैली है जो बसोहली, कांगड़ा पहाड़ी स्कूल की मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें ये सब आपको देखना है। बाकी पहाड़ी चित्रों का अध्ययन करना है। यहाँ पर शीर्षक वही चीज़ है, यहाँ पर चित्र सब याद करना है। बाकी लघु चित्र जो है यहाँ पर मुगल और दक्कन स्कूल का है, यहाँ पर 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी का। तो मुगल शैली की वही सेम है। उत्पत्ति पढ़ना है, चित्र पढ़ना है, कौन कौन से काल में किसका विकास हुआ, क्या करना है, वो सब आपको लोग को पहले से ही पता होगा। तो वही सेम वही चीज़ है। यहाँ पर मुगल स्कूल की विशेषताएं हैं। यहाँ पर शीर्षक, चित्रकार, स्कूल शैली, जैसे कि यहाँ पर शीर्षक है तो कृष्ण पर्वत उठाए हुए चित्रकार के बारे में पूछ लिया जाएगा, कौन सा चित्रकार, मिस कौन से स्कूल का है, किसके टाइम का है, यानी कि जो शैली है वो कौन सी रहेगी। यही चीज़ है। यहाँ पर कौन कौन से हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ये पूरा नहीं है। मतलब ये टॉपिक, ये जो आप लोग को बस इस पर ध्यान देना है कि ये जो टॉपिक दिए हैं वो आपको तैयार करना है। जैसे मुगल दिया है तो मुगल में कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ एग्जाम्पल में दिया है सिर्फ एग्जाम्पल वाला ही पूछे। आपका ये दक्कन स्कूल है तो इस दक्कन स्कूल से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो राग हिंडोला वही है दक्कनी शैली का। बाकी बंगाल स्कूल आएगा आपका, बंगाल स्कूल और भारतीय कला में आधुनिक प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो ये रहा आपका। ये नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय कला में नया युग का एक परिचय है। और ये अच्छी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये बता दें कि आपका जो DSSB का एग्ज़ाम जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो आता है वो आपका इंडियन आता है। ठीक है, जो DSSB वाले हैं उनके लिए ये अच्छी बात है कि आप लोग का आर्टिस्ट से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। आर्टिस्ट से ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके इंडियन से बनते हैं। तो इंडियन को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छे से। ठीक है, बाकी यहाँ पर बंगाल का है, मतलब ओवरऑल आपका बंगाल स्कूल और भारतीय कला में आधुनिक प्रवृत्तियाँ, ये आपको तो पूरा ही पढ़ना है। अब रही यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं तब भी यहाँ पर कि भारतीय कला में नया युग का एक परिचय है, निम्नलिखित चित्रकला का अध्ययन है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, पिक्चर की पेंटिंग्स दी हैं। समुद्र सागर का गर्भ मर्दन करते राम है जो राजा रवि वर्मा ने बनाया है। ऐसी राम द्वारा समुद्र का मान भंग करते हुए राजा रवि वर्मा, यही चीज़ है। और यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ वो एक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास, मतलब ये झंडे के बारे में भी आपको यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो नॉर्मली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो उसके बारे में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर
दिए रखा है टाइम भी कि प्रथम 1906 से मध्य से आपका 1921 है, अंतिम यहाँ पर चरण यहाँ पर दिए रखे हैं। बाकी इसकी रूप रंग योजना का इसमें अध्ययन करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे बंगाली स्कूल की चित्रकारी का परिचय करना है, यह बंगाली स्कूल की उत्पत्ति विकास यही सब है। भारतीय कलाकारों का सेम वही सिलेबस है। बंगाली स्कूल के निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन है, जॉनी का अंत है, पार्थ सारथी, राधिका किसने बनाया है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से कलाकारों में पूछा जाएगा। जो भारतीय कला में आधुनिक प्रवृत्तियाँ हैं जो कौन लेकर आया था उनके बारे में पूछेंगे कि जैसे कि जादूगर, जैसे कि आप लोगों ने ये है जादूगर जो है किसका है, जी.एन. टैगोर, यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके बारे में। बाकी यहाँ पर ये भी आप लोग देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर मूर्तिकार, जो मूर्तिकार के भी बारे पूछे गए, जैसे कि डी.पी. राय चौधरी हो गए, रामकिंकर बैज हो गए, ये सब पूछेंगे। बाकी एम.एफ. हुसैन हो गए, ये समकालीन भारतीय कला है उनके बारे में भी पूछेंगे, ठीक है। तो ये हो गए मदर टेरेसा, एम.एफ. हुसैन, कविता का जन्म, गपशप, विकट, वर्लपूल, चिल्ड्रन, देवी और वॉल्स, ये सब। छापाकार भी पूछेंगे। छापाकार से याद आ गया तो आप लोग को बता देते हैं कि आपके एग्ज़ाम में छापाकार तो आएंगे, छापाकार आएंगे, लेकिन आपको बता देते हैं इसमें छापा कला नहीं आएगी। छापा कला जो आती है वो आपका यूपी-टीजीटी के एग्ज़ाम में आता है, लेकिन जो छापा कला जो है वो आपको DSSSB के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो DSSSB एग्ज़ाम में नहीं आएगा छापा कला, लेकिन आपके एग्ज़ाम में छापाकार ज़रूर आएंगे। तो छापाकार को आप लोग ज़रूर देखिएगा। वही चीज़ है मूर्तिकार है, समकालीन मूर्तिकार, वही सब आपको पढ़ना है सेम। बाकी यहाँ पर ये तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कौन से हैं। तो यहाँ पर देखो नीचे दिया भी रखा है कि ऊपर सूचीबद्ध कलाकारों उनके कला और कार्यों के नाम केवल विचारोत्तेजक हैं और किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं है। ये नोट में इन्होंने लिख रखा है, जो एग्जाम्पल लिख रखा है कि जैसे अनसुनी चीख है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनसुनी चीख है तो सिर्फ इन्हीं के बारे में पूछेंगे, सिर्फ गणेश भी है, PV जानकी राम के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। उनके कहने का मतलब ये है। फिर से रिपीट कर देते हैं कि प्राविधिक कला वाले फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास ग्रेजुएशन में आर्ट नहीं होता है, या फिर आप लोग का MA होना चाहिए किसी भी ड्राइंग एंड पेंटिंग से, या ड्राइंग एंड पेंटिंग से होना चाहिए, या फिर आपका जो है विजुअल आर्ट्स होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। BA वाले हैं वो लोग अपना तो भर ही सकते हैं, जिनका है वो तो भर ही सकते हैं। बाकी दूसरी चीज़ है, लेकिन ड्राइंग एंड पेंटिंग से होना चाहिए, ऐसा नहीं है BA कोई और अदर सब्जेक्ट में है तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी B.Ed अभी नहीं कोई ज़रूरत है, तो और ना ही C.TET की भी कोई ज़रूरत है, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ना ही B.Ed है, ना ही आपका C.TET है। तो बुक्स के लिए बता देते हैं, मैंने सोचा कि बुक्स के बारे में बता दें कि आपको जो है ये DSSSB के एग्ज़ाम को जो देने स्टूडेंट जा रहे हैं उनका एक काम ज़रूर करिएगा। जो NCERT की बुक आती है, जो NCERT की बुक है वो आप लोग एक बार उसको ज़रूर परचेज़ करिएगा, NCERT की बुक। तो भारतीय कला का इतिहास है, ये पार्ट 1 है जो 11th क्लास का है, ठीक है, ये 11th क्लास का है, तो आप इसे ज़रूर परचेज़ करिएगा। ये पार्ट 1 है भारतीय कला का परिचय। दूसरी बुक है यहाँ पर भारतीय कला का जो परिचय है, ये पार्ट 2 है। ये दो आप लोग को यहाँ पर स्टार्ट कराएंगे NCERT बुक को, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर उसको देखें और समझ सके कि कैसे एग्ज़ाम आपके DSSSB में बनते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आता है कि प्रैक्टिस सेट कौन सा ले, तो उसके लिए भी आपको बता देते हैं कि प्रैक्टिस सेट आपको कौन सा लेना है। ये है बुक जो अपडेटेड होकर आई है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में रहता है कि ये क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो चुके हैं, तो यूथ की बुक एक नई बुक निकाली है जिसमें अपडेटेड होकर क्वेश्चन आए हैं। कुछ क्वेश्चन हैं तब भी कि जो गलत हो गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर यूथ को पूरा बुक का पूरा प्रैक्टिस सेट कराया है, बिल्कुल सही उत्तरों के साथ, एकदम सही उत्तरों के साथ कराया है, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं है। तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, और बाकी यही बुक आप लोग परचेज करिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो साफ साफ भी लिखा है DSSSB है, TGT का, PGT, LT ग्रेड, GDC, डाइट असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब आपका दे रखा है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे एग्ज़ाम के, 8 एग्ज़ाम के इतने सारे मतलब जो है सिलेबस जो दिए हुए हैं, मतलब क्वेश्चंस दिए हुए हैं 8 एग्ज़ाम के, तो कैसे ही क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आप कोशिश करिएगा कि जो DSSSB वाले हैं, जो एग्ज़ाम जो है DSSSB वाले, वो एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि उनको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से तैयार करने हैं। KVS और NVS वाले सबसे ज़्यादा तैयार करने हैं, DIT और DSSSB, ये 3 जो आपको मैंने बताए हैं आप उसको ज़रूर तैयार करिए, क्योंकि ये जो पैटर्न होता है DSSSB का, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से ही आते हैं।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार करिएगा। एनवीएस और केवीएस और DSSS ये 3 आप लोग ज़रूर तैयार करके जाइएगा, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर यह बस बुक ही रह गई थी, वो भी मैंने आपको बता दिया। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी फिर मिलते हैं। ओके, अगेन थैंक यू।